आद्री को 25 साल पूरा करने पर बधाई देता हूं। 25 वर्षों में आद्री ने अपना एक खास स्थान बनाया, न सिर्फ बिहार में, वैसे तो इनका अब एक झारखंड चैप्टर भी शुरू हुआ, उसके बारे में मुझको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक बिहार में जो आद्री का काम है उसकी इतनी ख्याति है कि देश के किसी राज्य के लोग अगर बिहार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, और देश के बाहर के भी, तो मेरी जहां तक जानकारी है सबसे पहले वे आद्री से संपर्क करते हैं, सहवाग गुप्ता जी से, क्योंकि न जाने कितने लोगों से मुझको मिलने का अवसर मिला है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, जानकार लोग, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, जिनकी दिलचस्पी ग्रोथ में है, ऐसे तमाम तरह के लोग जिनसे मुझको मिलने का मौका मिला है। शायद ही कोई अपवाद रहा हो जिन्होंने आद्री की चर्चा मुझसे नहीं की। चुनाव वगैरह में भी लोग इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या विचार है, क्या चल रहा है, यानी एक पूरे बिहार के बारे में जो हर प्रकार का अध्ययन इस दौर में इन्होंने किया है, 25 साल के दौर में। वैसे बिहार के ही हैं और पहले भी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से इनका संबंध था और उसके बाद आद्री की स्थापना की, तो अच्छी तरह जानते हैं इनके अपने विचार। तो एक तरह से आद्री अब एक रेफरेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। किन्हीं को कुछ जानना हो, कुछ आगे काम करना हो, अध्ययन करना हो, तो आद्री से जरूर संपर्क करते हैं। तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। पिछले 10 वर्षों से तो मैं सक्रिय तौर पर इनका सहयोग प्राप्त करता रहा और उसके पहले भी हमने देखा है इनके काम। खास करके फाइनेंस कमीशन के सामने पहली बार बिहार के सभी दलों की तरफ से एक ऑल पार्टी ज्वाइंट मेमोरेंडम दिया गया था और उस मेमोरेंडम को तैयार करने में सहवाग गुप्ता जी ने और इनके संगठन संस्था ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और एक साथ लोगों को बिठाने में भी कामयाब हुए। उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैं केंद्र में था, यहाँ तो अपोजिशन में था, तो इनका मेमोरेंडम आया था और उस पर हमने भी दस्तखत किया था। और उसके बाद पिछले 10 वर्षों में तो जितने भी फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ, हर 5 साल पर जो गठन होता है, तो उनके समक्ष पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ज्वाइंट मेमोरेंडम दिया गया। बिहार जैसे राज्य में सभी राजनीतिक दलों के बीच में आर्थिक मसलों पर, बिहार की जरूरतों पर, बिहार का जो हक है उस पर एक सर्वानुमति उत्पन्न करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और इसकी शुरुआत आद्री ने की। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ। और 10 वर्षों में तो अनेक काम, जब भी इनसे बात करने का मौका मिला है तो 2 चीज पर तो जरूर इनसे चर्चा होती रही है। एक तो सब नेशनलिज्म पर ये हमेशा जोर देते हैं, जब भी कोई बातचीत हो सब नेशनलिज्म इनके डिस्कोर्स में जरूर रहेगा। उसके बिना इनका पूरा वक्तव्य होता नहीं, वक्तव्य का एक हिस्सा वो जरूर रहता है और हमने देखा कि बहुत जरूरी है। अब बिहार में
इतनी कमी है, अभाव है, बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में पूरे तौर पर अध्ययन अगर किसी ने करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो आदरी ने किया। बताया अंग्रेजों के जमाने से लेकर उसके बाद तक आजाद भारत में किस तरह से उपेक्षा होती रही, और उसका एक कारण वो गिनाते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट है। तो ये दो चीज इनका, परमानेंट सेटलमेंट, सुनीता लाल जी हंस रही, लेकिन उसको अगर गंभीरता, जब भी इन्होंने कहा तो मैंने उसको गंभीरता पूर्वक उस पर सोचा और हमने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आंकड़ों के साथ इन्होंने बताया कि किस तरह से परंपरागत तौर पर बिहार के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ। यहां केंद्र की सत्ता में जो भी रहा कभी बिहार के साथ न्याय ही नहीं हुआ, आजादी के पहले भी नहीं और आजादी के बाद भी। इसलिए जब हम लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये अभियान की शुरुआत की तो इनका समर्थन मिला, और फिर जब रघुराम राजन जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया तो बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर सहवाल गुप्ता जी उसमें मौजूद थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि आप लोग अपना एक प्रतिनिधि दीजिए। तो हमने समझा कि भाई सहवाल गुप्ता जी को छोड़ करके इन विषयों में बिहार का प्रतिनिधित्व और कौन कर सकता है। तो सहवाल गुप्ता जी ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। वो एक ऐसा मौका था कि आदरी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें। तो बिहार के की समस्याओं के बारे में और उसके मूल में क्या कारण है, इन सब चीजों के बारे में आदरी में निरंतर काम हुआ है और विभिन्न चीजों पर अध्ययन किया है आदरी ने। कभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाने पर, कभी स्वयं अपने आप बिहार के माइनॉरिटीज की क्या स्थिति, उसके बारे में इनकी रिपोर्ट आई। और अभी जब हम लोगों ने ये सोचा कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनमें भी काफी गरीब लोग हैं और उनके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। हम आरक्षण की बात तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण तो संविधान से उद्भूत और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान। लेकिन अन्य प्रकार से उनके अंदर जो दिक्कतें, उनको भी जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गांव में रहने वाले खासकर गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। तो जब हमने आयोग बनाया हमारी सरकार ने, तो आदरी से ही अनुरोध किया गया कि आप उनके स्टेटस पर, उनकी स्थिति पर, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर आप सर्वेक्षण कीजिए। तो उसकी भी रिपोर्ट आई और आदरी ने जो रिपोर्ट पेश की उसको सवर्ण आयोग ने स्वीकार किया और उसी को राज्य सरकार ने पूरे तौर पर स्वीकार किया इनकी रिपोर्ट। और उसके आधार पर ही जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी कई प्रकार की योजनाओं का सुझाव उन्होंने दिया था, उसको स्वीकार किया गया। तो चाहे वो सामाजिक पहलू हो या आर्थिक पक्ष हो या जो हमारी इकोनॉमी है उसका जो राजनीतिक पक्ष है, इन सब चीजों के बारे में आदरी का विशेष काम रहा है। हम लोगों ने पहली बार राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है इसका आकलन करके, एक इकोनॉमिक सर्वे करके विधानमंडल में उसको प्रस्तुत किया जाए और उसके माध्यम से बिहार के लोगों को मालूम है कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है। इसकी शुरुआत जब हम लोगों ने की, इकोनॉमिक सर्वे की, तो ये दायित्व भी आदरी को दिया गया और आदरी ने बखूबी इसको पिछले 10 वर्षों से निभाया और जिसका जिक्र खुद सहवाल जी कर रहे थे। 10वां इकोनॉमिक सर्वे इस बार बजट सत्र में पेश किया गया। तो इस प्रकार के इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हर चीजें रिकॉर्ड पर आती हैं। प्रोग्रेस क्या हो रहा है,
हम कहाँ थे उसके आगे बढ़ रहे हैं या किन क्षेत्रों में हम प्रगति कर रहे हैं या प्रगति अवरुद्ध है, इन सब चीजों के बारे में समझने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास वस्तु स्थिति के बारे में जो अध्ययन हो वह उपलब्ध हो। तो आदरी का यह भी योगदान है और इसलिए बिहार सरकार ने एक निर्णय और किया, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। इसकी जिम्मेवारी भी आदरी को दी गई कि आप ही के यहाँ ये एस्टैब्लिश हो। जो कुछ भी जरूरत है, सरकार को अगर काम करने की इच्छा है, काम न करना हो तो कोई बात नहीं, काम नहीं करना हो तो बहुत रास्ते, यूं ही आप सबको इंगेज रखा जा सकता है। बुद्धिजीवियों से लेकर के आम लोगों तक सबको इंगेज किया जा सकता है। अगर काम नहीं भी करना हो तो भी, अगर हम कोई ऐसी बात बोलेंगे तो आप इंगेज हो जाइएगा उसका काट करने के लिए, जो इन दिनों इस देश में हो रहा है। ऐसा एक दौर चला है राष्ट्रभक्ति का अचानक कि उस डिबेट में सब लोग हैं, तो अब कुछ करने की कहां जरूरत है? अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, रोजगार सृजन की कोई जरूरत नहीं है, देश की आर्थिक प्रगति हो, जो तबका हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, यह सब कुछ करने की आवश्यकता ही कहां? अगर नहीं करना हो तो पहले तो सपने दिखा दीजिए, और जब लगा कि अब सपना साकार करना संभव नहीं है तो कुछ ऐसे बहस छेड़ दिए जाएं देश में कि सारे लोग उसी में उलझ जाएं, पक्ष में और विपक्ष में। तब कहां इस देश में डिबेट हो रहा है? और आप अगर उठा करके देख लीजिए, कभी कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब पर देख लीजिए, आज सबसे बड़ा स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? किस चीज पर डिबेट हो रहा है? देश की आर्थिक प्रगति पर कोई डिबेट नहीं हो रहा, डिबेट किसी और चीज पर हो रहा है। तो इसलिए अगर काम नहीं करना हो तो भी लोगों को इंगेज करने का पर्याप्त उपाय है इस देश में, सब जगह है। और इन दिनों तो कहा जा रहा है कि दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, भाई अमेरिका में ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कोई है, जो मर्जी बोल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है तो अपने देश में क्या दिक्कत है? कभी मैक्सिको दीवार खींच देंगे और उसका पैसा वसूल लेंगे, न जाने क्या क्या अनर्गल बात। तो अब लोग ये भी डिबेट कर रहे हैं कि दुनिया का यही माहौल है। खैर ये तो ज्यादा मेघनाथ देसाई जी जानेंगे इन सब चीजों को, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को कहां, हम लोग तो एक भारत के गरीब प्रदेश में हम लोग हैं। हाँ, आर्थिक तौर पर हम लोग जरूर कमजोर हैं, लेकिन बिहार कभी बौद्धिक तौर पर कमजोर नहीं रहा, ये तो ज्ञान का केंद्र रहा। तो अगर किसी को काम करना, तो काम करने के लिए फिर तो हम कुछ करना चाहते हैं, तो एक तो होती है अपनी समझ कि हम जान रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना, तो भाई क्या काम करना? अब आदरी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे 12% से भी ज्यादा बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते, उनको पहले स्कूलों तक कैसे पहुंचाएं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो अगर हमारे पास ये आंकड़े नहीं होते कि 12% बच्चे स्कूलों के बाहर, ये अगर किसी ने सर्वे नहीं किया होता, अध्ययन नहीं किया होता, तो फिर ये आंकड़े नहीं होते। फिर उसको दूर करने के लिए अगर कोई कदम उठाया गया तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है, उसका फायदा क्या हो रहा है, ये जानकारी नहीं। तो ऐसे संस्थानों की तो बड़ी अहमियत है हर क्षेत्र में। और अब हम लोगों ने जब काम किया, उसका परिणाम हुआ कि आज स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या मात्र 0.86%। अब सवाल आएगा इसके बाद कि तो बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया, लेकिन स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? 5वीं कक्षा में 5वीं कक्षा का ज्ञान है कि 5वीं कक्षा में दूसरी कक्षा का ज्ञान है? अब ये भी अध्ययन होता है तो पता चलता है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट कैसे आएगा?
उसमें भी कोर्स करेक्शन कैसे होगा? अगर हम किसी चीज को लागू करते हैं और अगर बीच में उसका आकलन अध्ययन के आधार पर नहीं हो तो फिर कोर्स करेक्शन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए भी ऐसे संस्थानों का और इस प्रकार के अनेक संस्थान, और उस क्षेत्र में प्रथम ने काफी काम किया। तो इस प्रकार से अनेक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में काम करती और उसका लाभ हम लोग उठाते। तो जब भी कोई विचार मन में आता है कि करना है तो हम लोग भी शैवाल गुप्ता को ढूंढते हैं कि जरा देखिए इस पर, इसके बारे में और क्या होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एक सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस का सृजन कराया और जो आदरी ने एक सेंटर के रूप में काम किया। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, जिसके बारे में डॉक्टर मुखर्जी साहब ने भी पूरी बात बताई, ये कोई साधारण बात नहीं है कि इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर का अलग से बिहार के लिए सेंटर हो। कभी कभी तो हमारा शैवाल गुप्ता जी से बड़ी झंझट होती। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर में ये इतने लोगों को इनवाइट करा देते हैं, मंत्रियों को, अधिकारियों को, कभी कभी देख करके हम हैरत में रह जाते हैं। मतलब कि 15 दिन यहाँ सब काम बंद हो जाए। इसको मालूम है कि हम तो कहीं जाएंगे, तो ये हमारे ऑफिस तक को नहीं छोड़ते, वहां भी निमंत्रण पहुंच जाता है कि भाई आप नहीं जा रहे हैं तो इन लोगों को भेजिए। तो उस समय हमारा इनसे काफी विवाद होता है कि भाई अब उसके बाद निगोशिएशन होता है कि भाई 15 लोगों को तो हम नहीं भेज सकते। तो निगोशिएट करके 3-4 लोगों पर बात तय होती है, 4-5। विजय चौधरी जी बैठे हुए, इनको भी तो एक बार तो हमने कहा कि ठीक है जाइए, लेकिन दूसरी बार आया तो हमने ऐतराज जताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के संस्थानों का सेंटर स्थापित करना, यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, और दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, दूसरे जगहों पर क्या हो रहा है। और आज तो ये जो आइडिया का भी एक्सचेंज होता है। अब बिहार में एक काम हम लोगों ने किया, लड़कियों की संख्या स्कूल में कम थी, तो पहले तो पोशाक योजना शुरू की गई तो उससे फायदा हुआ। फिर जब क्लास 9 में लड़कियों को के लिए साइकिल योजना शुरू की गई तो उसको जबरदस्त कामयाबी मिली, लड़कियों की संख्या बढ़ गई। और इस साल करंट ईयर में क्लास 9 में लगभग लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। ये मामूली बात नहीं। लड़कियों के बाद लड़कों को भी साइकिल दिया गया, एक अलग चीज है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में इस साइकिल योजना के जरिए जो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिला, तो इसका अध्ययन करने बहुत लोग आए और लोगों ने महसूस किया कि इस प्रकार से एजुकेशन के मामले में जो भी दुनिया के इलाके पिछड़े हैं उसमें इस प्रकार की योजना कारगर साबित हो सकती है। तो इस तरह के सेंटर के जरिए कहीं और कुछ काम हो रहा। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हम लोग पीछे थे, इस देश में भी हो रहा था, बांग्लादेश में भी काफी कामयाबी थी उसको, अन्य जगहों पर, लेकिन हमारे बिहार में तो बहुत पीछे हम लोग थे। लेकिन जब हम लोगों ने महसूस किया कि इसके जरिए, मैंने खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के साथ इंटरेक्ट किया, 1-2 जगह पर जाकर, मुजफ्फरपुर और दूसरी जगहों पर, तो हमने देखा कि ये तो बहुत प्रभावकारी योजना है अगर इसको ठीक ढंग से लागू किया जाए। तो फिर वर्ल्ड बैंक का पहला सहयोग मिला हम लोगों के सरकार में आने के बाद, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के नाम से जो जीविका कार्यक्रम चलाया गया सीमित प्रखंड, सीमित जिलों में, 7 जिलों में और 44 प्रखंड में, वो इतनी इफेक्टिव योजना साबित हुई कि फिर तो केंद्र सरकार ने, जो हम सबसे लेट थे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हमसे आगे बहुत दूसरे प्रांत थे, लेकिन बिहार में जिस ढंग से वो काम हुआ कि यहाँ का जो मॉडल था इसी को स्वीकार किया। और आज हमारे जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं अब दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग देने के लिए जा रही, रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहे। तो ये काम तो यहां बहुत देर से हुआ, लेकिन शुरू हुआ।
अब वो इतना इफेक्टिव है ना सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए ही नहीं, बल्कि हम लोगों ने महसूस किया है कि ये तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसलिए 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम लोगों ने लक्ष्य रखा, लगभग 4,60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हो चुका है। तो इस प्रकार के आइडियाज और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम हो रहा है और जिस तरह से महिलाओं में जागृति आई है, आत्मबल उनका बढ़ा है, आत्मनिर्भरता का भाव जागा है और उस परिवार की आमदनी बढ़ रही है उसके चलते, तो ये अपने आप में तो बहुत उपयोगी। तो इस तरह के जो कुछ भी आइडियाज हों उसके लिए यह आवश्यक है कि हर समय इन विषयों के बारे में अध्ययन हो और उस अध्ययन के आधार पर आप जिसको कहिए कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें। जब वस्तुपरक विश्लेषण होगा तभी आपके सामने चित्र उभर कर आएगा और किस क्षेत्र में क्या इंटरवेंशन करना है, स्टेट को क्या इंटरवेन करना पड़ेगा जिससे व्यापक लाभ मिले। तो इन सब चीजों में आदरी की भूमिका रही है और आप तो यहां मौजूद हैं। आदरी ने एक रिपोर्ट छापी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, हालांकि बाद में तो केस मुकदमा में कहा ही फंसे, हम लोगों को भी फंसा है। तो ये और उसका विमोचन आपने ही किया यहाँ 2009 में इसी स्थान पर मेरे ख्याल से हुआ था। तो उसने भी गति पकड़ी। आज बिहार के लोगों के मन में ये भाव आ गया है। अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम बाकी सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यहां तक कि औद्योगिक प्रगति भी हो रही, लेकिन उसकी वो रफ्तार नहीं। हमारा जो बेस था बहुत नैरो है, उस हिसाब से अगर हम तो ग्रोथ रेट देखें तो ठीक ही है, ठीक ठाक है, लेकिन हम लोगों को भी मालूम है कि हमारा बहुत ही नैरो बेस था उस मामले में, उसमें और संभावना है और उसकी गुंजाइश है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी चाहे कितनी भी इफेक्टिव हो, लेकिन जब तक केंद्र सरकार का सहयोग उसमें नहीं प्राप्त होगा, और उसी सहयोग के लिए वही पॉलिसी सपोर्ट हम लोग चाहते हैं। पैसा तो चाह ही नहीं रहे, पैसा मिल जाए तो बोनस है, कोई पैसा मिलेगा तो उसको मना थोड़ी करेंगे। पैकेज वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है। रीपैकेजिंग भी हो तो उसमें भी हमको कोई एतराज उसको मिले, वो एक अलग विषय। लेकिन अगर कहिएगा कि हम लोगों की मांग या बिहार के लोगों की मांग, तो एक ही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। नतीजा होगा कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो सेंट्रल टैक्सेज में उनको से मुक्ति मिल जाएगी बहुत वर्षों तक, और ये जो रियायतें मिल जाएगी तो लोग प्रेरित होंगे। इसके लिए जरूरी, और बिहार में बाकी माहौल है। अंजन मुखर्जी जी ने उन सब बातों की चर्चा की है, तो उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक माहौल बना और बिहार को भी अब एक डेस्टिनेशन के तौर पर लोग देख रहे हैं। हमारा इतिहास गौरवशाली है। मैं एक बात महसूस करता हूं, सांसद के रूप में भी देश भर के लोगों से मिलने का, केंद्र में रहने के कारण देश भर में घूमने का जो मौका मिला, हमने देखा है कि बिहार में लोगों की दिलचस्पी है, बहुत दिलचस्पी है। और उसका एक कारण है, एक भावनात्मक कारण। हर आदमी के मन में ये बात है कि ये जो हमारा इतिहास है पुराना, वो बिहार से जुड़ा हुआ है। तो सबको एक भीतर से स्वाभाविक रूप से बिहार के प्रति आकर्षण। इसलिए अगर कुछ बुरा होता है, हर आदमी को बहुत खराब लगता है, और जितना बुरा नहीं होगा उससे ज्यादा बुराई की चर्चा हो जाएगी। लेकिन साथ साथ यह भी बात है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसी तरह से भयंकर चर्चा होती है। किसी भी क्षेत्र में देखिए, वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो,
किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो उसकी भी बड़ी जोरदार चर्चा होती है बगैर कहे। अब जो बिहार में हम लोग इतना मेहनत किए, हमारे सब मीडिया के लोग बैठे हुए लोग तो लिखते ही रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन दरअसल उसके बारे में जानकारी दुनिया देश को किसने दी? यहां जो ट्रक चलाते हैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने में आते हैं, तो उन्होंने जो महसूस किया और उन्होंने ही जो लोगों से चर्चा की, अब सड़कें ठीक हो गई, अब खाना ठीक मिलता है ढाबा में, अब कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, इन सब बातों की चर्चा किसने की? जो सब लोग, जो कोई भी साधारण तबके के लोग जो बिहार आए या बिहार के रास्ते से गुजरे, उन्होंने इसकी चर्चा की।